हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और आज मैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। हालांकि थोड़ा गैप हो गया था बीच में कुछ अर्जेंट काम की वजह से, लेकिन कंटिन्यू में अब आपको ये मिलेगा चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागोजी का। अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या एच टेट की तैयारी कर रहे हैं या रीट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ऑल अदर स्टेट के जितने भी सी टेट का एग्ज़ाम होता है या टीचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है, सभी में इंटेलिजेंस जो चैप्टर है बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस के प्रकार बताएंगे, इंटेलिजेंस को प्रभावित होने वाले कारक बताएंगे, इंटेलिजेंस का सिद्धांत बताएंगे और अलग अलग विद्वानों द्वारा इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आईक्यू टेस्ट कैसे निकाला जाता है यह भी इसमें बताएंगे। इसीलिए इस चैप्टर से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। देखिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जो है अपना रंग होता है, अपना रूप होता है और उसका आकार होता है। उसके आधार पर उसके बुद्धिमत्ता की परख नहीं की जा सकती है। बुद्धिमत्ता जो है उसके व्यवहार से पता चलता है कि कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, उसके एक्टिविटी से पता चलता है। इसी के आधार पर और बुद्धि के प्रभावित करने वाले कारक अलग अलग होते हैं। शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और मनोवैज्ञानिक गुणों की क्षमताओं के आधार पर होता है। तो आज हम शुरू करते हैं कि बुद्धि क्या है और बुद्धि को कैसे हम समझ सकते हैं। देखिए, बालक में विषय को समझने के लेकर के बालक में विषय को समझने की क्षमता के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता है। यानी कोई भी बच्चा किसी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर देता है तो कहते हैं कि इसका आईक्यू जो है ठीक है। किसी को जो स्लो लर्नर होते हैं, फास्ट लर्नर होते हैं, तो जो फास्ट लर्नर होते हैं इसका मतलब उनकी बुद्धि तीव्र है और जो स्लो लर्नर है उनकी बुद्धि थोड़ा कम है, ऐसा माना जाता है। तो बुद्धि का अध्ययन करने के तीन पक्ष हैं। बुद्धि के अध्ययन के तीन पक्ष हैं। उसमें जो पहला है कार्यात्मक पक्ष को एस्पेक्ट कहा जाता है। तीन पक्ष हैं। पहला नंबर है कार्यात्मक पक्ष, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फंक्शनल एस्पेक्ट। दूसरा नंबर होता है संरचनात्मक पक्ष, जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। और तीसरा जो होता है संज्ञानात्मक पक्ष, या क्रियात्मक पक्ष कह सकते हैं। क्रियात्मक पक्ष जिसको कहा जाता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट। अब देखिए इन तीनों में क्या डिफरेंसेज है। कार्यात्मक पक्ष क्या है, संरचनात्मक पक्ष क्या है। देखिए, इसके अंतर्गत बुद्धि के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। बुद्धि के कार्यों का अध्ययन किया जाता है इसमें।
यानी बुद्धि क्या है इसके बारे में जानकारी जो है कार्यात्मक पक्ष में होता है। दूसरा है संरचनात्मक पक्ष। इसमें क्या होता है, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत एवं प्रभावित होने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि कौन कौन से कारक के आधार पर हम पता करते हैं, तो वह जो है संरचनात्मक पक्ष होता है। तीसरा जो है आपका क्रियात्मक पक्ष। इसमें क्या होता है, बुद्धि मापन, बुद्धि मापन, उसके बाद तकनीकी और बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण का अध्ययन किया जाता है। यानी आपने देखा तीन पक्ष है। कार्यात्मक पक्ष जिसमें बुद्धि का क्या कार्य है, बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं। संरचनात्मक पक्ष में बुद्धि के सिद्धांत एवं प्रभावित होने वाले कारक से रिलेटेड है। तीसरा जो है क्रियात्मक पक्ष है, यानी बुद्धि मापन और तकनीकी जो टेक्निक है, यानी आईक्यू लेवल को कैसे हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, कुछ टेक्निक भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और बुद्धि परीक्षण, कैसे हम आईक्यू का टेस्ट करते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करने वाला जो पक्ष है वह क्रियात्मक पक्ष है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आएगा कि बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने वाले पक्ष का क्या नाम है। 4 ऑप्शन रहेगा, कार्यात्मक व संरचनात्मक, क्रियात्मक, ऑल द एबव, तो वह संरचनात्मक पक्ष होगा। आपका आएगा क्वेश्चन में कि बुद्धि मापन माने इंटेलिजेंस मेजरमेंट के लिए कौन सा पक्ष का अध्ययन किया जाता है, तो क्रियात्मक पक्ष का। उसके बाद रहेगा बुद्धि के कार्यों का अध्ययन, बुद्धि का क्या कार्य है उसका अध्ययन, तो वह कार्यात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो ये बुद्धि के 3 पक्ष हो गए। अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस जिसको बुद्धि का प्रत्यय कहा जाता है, बुद्धि का प्रत्यय। क्या कंसेप्ट है इंटेलिजेंस के बारे में। देखिए, विगत 100 वर्षों में, 100 वर्षों के अंतर्गत बुद्धि के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा, सिद्धांत दिए हैं। उसमें जो है बहुत तरह के परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले जो बुद्धि के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था बीने साइमन। आप लोग नाम सुने होंगे अगर आपने बीएड किया है, जेबीटी किया है। तो बीने साइमन ने सन 1905 में बीने साइमन एक मनोवैज्ञानिक थे। इस पर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले बुद्धि के बारे में किसने एक्सपेरिमेंट किया था, किसने बताया था कि बुद्धि के बारे में, तो बीने साइमन का नाम आता है। बीने साइमन ने प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण, प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया था। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अंडरलाइन है कि सबसे पहले प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने किया था, या बुद्धि परीक्षण के बारे में सबसे पहले चर्चा किसने किया था, तो बीने साइमन का नाम आता है। ठीक है।
और इन्होंने बहुत सारी सिद्धांत, उसके बाद जो है सन 1921 में जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ने 14 मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि के बारे में दिए गए विचार को प्रकाशित किया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ने कितने मनोवैज्ञानिकों के बुद्धि परीक्षण के बारे में प्रकाशित किया, कि किनका क्या सिद्धांत है और किनका बुद्धि के बारे में किनका क्या विचार है। तो यह जो है सन 1921 में यह प्रकाशित हुआ था। 14 मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि के बारे में जो सिद्धांत दिया गया था, बुद्धि के बारे में जो चर्चा की गई थी, उसको सिस्टेमेटिक ढंग से उन्होंने एक मैगजीन में छापा था, जो बहुत लोकप्रिय रहा। उसके बाद जो है सारी दुनिया को ये पता चला कि बुद्धि को कैसे जांचा जा सकता है, बुद्धि क्या है, बुद्धि के कौन कौन से कारक प्रभावित होते हैं, इन सारी चीज़ें के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद किसी ने बुद्धि को अनुकूलन प्रवृत्ति, किसी ने बुद्धि को सीखने की योग्यता, अलग अलग विद्वानों की अलग राय थी। किसी ने बुद्धि को अनुकूलन प्रवृत्ति, अनुकूलन प्रकृति, अनुकूलन प्रकृति कहा। किसी ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा। किसी ने बुद्धि को मूर्त चिंतन की योग्यता, मूर्त चिंतन कहा जाता है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, जैसे जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, कलाकार होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो किसी ने कहा कि बुद्धि को अनुकूलन प्रकृति कहा, किसी ने सीखने की योग्यता कहा, किसी ने मूर्त चिंतन की योग्यता कहा। यानी मिला जुला करके ये तीनों चीज़ें जो है बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद आते हैं, बुद्धि के परिभाषा को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो बुद्धि का डेफिनेशन था उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। बुद्धि के परिभाषा को 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से वर्ग था। पहला जो वर्ग था समायोजन करने की योग्यता, समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि, यानी अगर जिसके पास दिमाग होता है, यानी जिसके पास बुद्धि होती है, वह कहीं भी एडजस्ट कर सकता है।
और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए वह समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है। तो पहला वर्ग यही आया कि समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि। इसके अनुसार था, इसके अनुसार जो परिभाषा दी गई बुद्धि की, कि बुद्धि जीवन में आने वाली, बुद्धि जीवन में आने वाली तथा आने वाली विभिन्न परिस्थितियों, आने वाली विभिन्न परिस्थितियों, आने वाले विभिन्न परिस्थितियों तथा नई नई समस्याओं, नई नई समस्याओं के साथ अनुकूलन, एडेप्टेशन कहा जाता है, तथा समायोजन करने की सामान्य मानसिक योग्यता है। समायोजन करने की सामान्य मानसिक योग्यता है। पहला जो वर्ग था बुद्धि के, उसमें यह कहा गया कि समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि, यानी बुद्धि जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों एवं नई नई समस्याओं, विभिन्न परिस्थितियों एवं नई नई समस्याओं के साथ अनुकूलन तथा समायोजन करने की सामान्य मानसिक योग्यता है। यानी अगर किसी के पास में बुद्धि है तो विभिन्न परिस्थितियों में, अनेक प्रकार की समस्याओं में अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके वह सही समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है। पहला वर्ग तो ये था। इसमें वर्ट ने कहा था, वर्ट एक मनोवैज्ञानिक थे, वर्ट के अनुसार यह परिभाषा भी कभी कभी आ जाता है। वर्ट के अनुसार बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की, नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। यानी बार्ट ने कहा कि बुद्धि जो है अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद कुछ समय बाद, जैसे इधर पैर हिलाना, उधर हिलाना, या बेड पर बैठ जाना, या नीचे चलने लगना, वहाँ कहीं न कहीं बुद्धि का इस्तेमाल वो करता है। तो इसीलिए यह प्रक्रिया जो है, जो एडजस्टमेंट वाली प्रक्रिया होती है, बार्ट के अनुसार जन्मजात क्षमता होती है। यानी बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों, नया सिचुएशन आ गया, आप जा रहे हैं रोड पर, एकाएक गड्ढा आ गया तो आप रास्ता बैक तो नहीं करेंगे, दूसरे साइड से निकलेंगे। ऐसा तो नहीं कि गड्ढा आ गया तो हम घर चलते हैं। इसलिए अगर जा रहे हैं ट्रैफिक में, आप फंस गए गाड़ी ट्रैफिक में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि छोड़ करके चल देंगे, ट्रैफिक खुलने का इंतज़ार करेंगे। तो यह जो है कुछ चीज़ें होती है जो हमारी जन्मजात होती है, बाई बर्थ होती है। तो बुद्धि जो होता है बाई बर्थ भी होता है, और बुद्धि में विकास होता है वह सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वातावरण पर डिपेंड करता है, हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। जो बुद्धि हमारा बचपन में था वह हेरिडिटी पर डिपेंड करता था। उसके बाद इनके बारे में बर्ट ने इन्हीं परिभाषा को, स्टर्न और कुर्ज की परिभाषा भी इसी वर्ग में आती है। स्टर्न एवं कुर्ज की परिभाषा इसी वर्ग में आती है। यानी बुद्धि के बारे में जो वर्ट ने कहा उससे अस्टने और कुर्ज ये भी सहमत थे। यानी इनका भी कहना था कि बुद्धि जो है अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात प्रक्रिया है। यानी कोई भी बच्चा जन्म लेता है, कुछ बड़ा होता है तो परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालता है। एक अमीर का बच्चा
अमीर के हिसाब से रहता है, गरीब का बच्चा अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलता है। तो यह समायोजन जो है, एडजस्टमेंट, यह बुद्धि के अनुसार ही होता है, बर्ट ने ऐसा कहा। और स्टर्न और क्रूज, स्टर्न था, स्टर्न नाम सुने होंगे, स्टर्न और क्रूज ने, ये दोनों ने इनके परिभाषा से सहमत हुए। इसके बाद दूसरा जो है आता है, दूसरा सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। दूसरा जो वर्ग था, पहला समायोजन वाला था, दूसरा जो वर्ग है सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। देखिए, सीखने की योग्यता, देखो कोई भी व्यक्ति, कुछ बच्चा जल्दी सीख जाता है, कुछ को सीखने में टाइम लगता है। तो जो जल्दी सीखता है, कहने का मतलब है कि उसकी आईक्यू लेवल ज़्यादा है। कुछ बच्चा आप देखे होंगे टीवी पर, न्यूज़पेपर में देखते हैं, 10 साल का बच्चा बीएससी कर गया, इसका मतलब उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। एक बच्चा जो है 25 साल में भी ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है, इसका मतलब उसका आईक्यू लेवल लो है। एक बच्चा जो है सीखने में, एक पेज सीखने में उसको 3 दिन लग जाता है, और एक बच्चा जो है 1 घंटे में सीख जाता है। तो यह जो है सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि को माना गया है। दूसरा वर्ग है इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी। इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू लर्न। जो सीखने की योग्यता होती है, जो क्षमता होती है, उसी को बुद्धि कहा जाता है। जिसका आईक्यू लेवल हाई होगा वह किसी चीज़ को जल्दी कैच कर लेता है, जिसका आईक्यू लेवल लो होता है उसको सीखने में टाइम लगता है। तो स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इनमें बुद्धि के सीखने की योग्यता के अनुसार बुद्धि शीघ्रता एवं व्यापकता से बुद्धि शीघ्रता एवं व्यापकता से नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता है। बुद्धि शीघ्रता से और व्यापकता से, यानी जल्दी और व्यापक का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, यानी किसी भी चीज़ को बहुत विस्तार से जानना, यह बुद्धि पर डिपेंड करता है। एक आदमी आजकल शॉर्टकट में काम चलाना चाहते हैं। एक होता है कि नहीं, किसी विषय वस्तु के कंसेप्ट को पहले जानें और उसके बाद उसमें जितना चीज़ें हैं सभी को जानें, बार बार पढ़ें। सोचता है एक बार पढ़ने से नहीं होता है, बार बार पढ़ने से होता है। तो बुद्धि, दूसरा जो सीखने का वर्ग था बुद्धि का, कि सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, यानी बुद्धि जो है शीघ्रता एवं व्यापकता से नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता है। यह परिभाषा जो है बहुत ही उत्तम परिभाषा माना जाता है। बकिंघम एक शिक्षाविद थे, नाम सुने होंगे इनके नाम पर एक प्लेस है बकिंघम पैलेस। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। यह परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा था? तो बकिंघम ने कहा था। बकिंघम के अनुसार बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, पहले भी हमने आपको लिखा। यह परिभाषा जो है बकिंघम के द्वारा दी गई है। तीसरा जो वर्ग था अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि। जो अमूर्त चिंतन वाले व्यक्ति होते हैं, जिसका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, वह या तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, या बहुत बड़े साहित्य बनेंगे, या नाटककार हो सकते हैं, या कलाकार हो सकते हैं। तो इस तरह का जो बुद्धि होता है, अमूर्त बुद्धि, जिसको
एक्टिव कहा जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग वाले होते हैं। तो इंटेलिजेंस इसके अनुसार है अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि कि इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू थिंक, जो किसी चीज़ को बहुत विस्तार से सोचता है, दूरगामी प्रवृत्ति वाले, जो विजुलाइज करके देखता है। मान लो जिन्होंने हवाई जहाज़ बनाया होगा, जिन्होंने स्टीमर बनाया होगा, उनकी बुद्धि कैसी रही होगी? अमूर्त चिंतन वाले। जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी बुद्धि कैसी रही होगी? अमूर्त बुद्धि रही होगी। या जो बड़े बड़े विद्वान टीचर होते हैं, शिक्षक की बुद्धि भी अमूर्त होती है, जो हमेशा कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं कि इतना सीख लिया, इतना में दाल रोटी मिल रहा है। किसी टीचर को अगर सरकारी नौकरी लग जाता है तो सोचता है कि अब ज़्यादा सीखने की ज़रूरत, लेकिन नहीं, जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए और हमेशा अपने ज्ञान को अपडेट करना चाहिए। इसी के लिए सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड कराया जाता है, ताकि टीचर के दिमाग में कुछ नई नई बातें हो। तो अमूर्त चिंतन वाले ही बुद्धि होते हैं। इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। तो यह जो होता है अमूर्त, बीने साइमन ने, जो कि बुद्धि का प्रथम सफल परीक्षण उन्होंने किया था, बुद्धि परीक्षण, उन्होंने कहा था बीने के अनुसार, बीने साइमन के अनुसार, ये साइमन बीने के अनुसार था कि बुद्धि बोध पर आधारित, बुद्धि जो है, बोध का मतलब ज्ञान होता है, बोध पर आधारित खोज परखता जो उचित ढंग से तर्क करने एवं निर्णय लेने से इंगित करता है। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होता है, जिसका IQ लेवल अच्छा है, वह किसी चीज़ के निर्णय पर भी बहुत जल्दी पहुंचता है, किसी चीज़ के बारे में जल्दी सोचता है, उसमें खोजी प्रवृत्ति होती है, वह ह्यूरिस्टिक मेथड का इस्तेमाल करता है और अनेक नए तरीके अपनाता है। वही है, एक बच्चा स्टूडेंट है और टीचर 3 तरह से किसी सवाल को बनाता है, वो 5 तरह से बना देता है। इसका मतलब उस बच्चे की जो बुद्धि होगी, अमूर्त चिंतन वाली बुद्धि होगी, उसकी सोच जो है एब्स्ट्रैक्टली होगा, और वही बच्चा आगे जाकर के विद्वान बनता है या साइंटिस्ट बनता है, या नए नए जो खोज हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, वह मूर्त बुद्धि वाले ही व्यक्ति करते हैं। क्योंकि मूर्त बुद्धि वाले शिथिल होते हैं। जैसे व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन जो होता है वह अमूर्त बुद्धि वाले को हायर करता है और उन्हीं के अनुसार अपना काम चलाता है, वही उनको आइडिया देते हैं। तो वो, और एक सामाजिक बुद्धि होता है। अब देखो, सामाजिक बुद्धि वाले जो है नेता होते हैं, जो लोगों के मेंटलिटी को समझते हैं और उसके बाद उन्हीं के अनुसार जो है वो भाषण भी देते हैं और लोगों को रिझाते हैं, और उसके बाद MLA MP का सिलेक्शन जीत जाते हैं। यानी जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, देखो सबसे ज़्यादा जिसकी बुद्धि तीव्र है, वह व्यक्ति जो मूर्त बुद्धि वाले के अंडर में काम करता है, या उसके अंडर काम करता है जो सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिसमें तीनों तरह की बुद्धि होती है, तो वह तो सुपर हो गया है ना, जिसमें अमूर्त भी होता है, सामाजिक बुद्धि भी होता है और अमूर्त बुद्धि होता है, तीनों तरह की बुद्धि, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। तो इंटेलिजेंस जो है, बीने ने कहा था कि ये बुद्धि जो है बोध पर आधारित खोज परखता जो उचित ढंग से तर्क करने एवं निर्णय लेने को इंगित करता है के रूप में व्यक्त किया जाता है। हरमन जो टर्मन थे, टर्मन ने बीने साइमन
के द्वारा दी गई परिभाषा से सहमत थे। इन्होंने इनकी परिभाषा को कहा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और बुद्धि जो है खोज परखता और उचित ढंग से तर्क करने एवं निर्णय करने से इंडिकेट करता है। तो यह 3 तरह के हमने बताया वर्ग, बुद्धि के 3 वर्गों में जो बांटा गया था, उनके सभी अपने वर्ग की अलग अलग विशेषता रही है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। अब देखिए, हम आते हैं बुद्धि की व्यापक परिभाषा। बुद्धि की व्यापक यानी एलाबोरेट करके व्यापक परिभाषा क्या है। यह तो अभी जो था अलग अलग वर्गों के अनुसार अलग अलग था, लेकिन सभी को मिला करके जो बुद्धि का होगा वह क्या होगा। तो परिभाषा जो है एक बेसलर थे जिन्होंने दिया था व्यापक परिभाषा, बेसलर ने दिया था, डी बेसलर ने बुद्धि की व्यापक परिभाषा दी जो इस प्रकार है। उनका कहना था कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की योग्यता है। यह बहुत ही व्यापक परिभाषा है। इसमें जो डी वेसलर ने दिया था सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगा आपको कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से, यानी बुद्धि का काम होता है कोई भी एमफुल होना चाहिए, एम एन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुद्धि है तो जहाँ जो इस्तेमाल गलत ढंग से कर दिया, नहीं, वह जो गलत ढंग से वो क्राइम हो गया एक प्रकार का। तो बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, उद्देश्य कोई भी काम कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हो, तार्किक चिंतन करने यानी तर्क करके यह जो काम मैं करने जा रहा हूँ सही है या गलत है, और तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से, यानी इन्वायरमेंट, वातावरण से इसका क्या इफेक्ट होगा। अब जैसे मान लो जिसने एटम बम बनाया था उसने कभी सोचा नहीं होगा कि इसे कहीं पर गिराया जाएगा। वह व्यक्ति वातावरण को ध्यान में नहीं रख करके ऐसा काम किया। जिसने फ्रिज बनाया, एसी बनाया, मान लो सुविधाजनक स्थिति है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे इसके बारे में नहीं सोचा। तभी 1945 में अमेरिका और ने हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान का 2 महत्वपूर्ण शहर था, उस पर बम गिराया। करोड़ों लोग की मृत्यु हुई, अरबों खरबों का नुकसान हुआ, और उसका इफेक्ट 50 साल तक उस शहर पर रहा। तो अभी जो है विश्व युद्ध इधर रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, जो कितना भयानक स्थिति है, और उससे पूरा वर्ल्ड प्रभावित हुआ है। तो उसका कारण यह है कि बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं, बुद्धि का सही इस्तेमाल अगर किया होता तो यह सिचुएशन क्रिएट नहीं किया। तो डी वेसलर ने बुद्धि की व्यापक परिभाषा जो इस प्रकार थी, इनके अनुसार था कि भाई इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस बहुत ही, इंटेलिजेंस इज एग्रीगेट एंड ग्लोबल कैपेसिटी। इंटेलिजेंस यानी जो भी कोई काम करें, हम ऐसा काम करें जिससे सारी दुनिया को फ़ायदा हो। इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और
ग्लोबल विश्वव्यापी ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट purposefully to think rationally and to deal इफेक्टिवली ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि व्यापक परिभाषा जिसमें सब कुछ समाहित है। इफेक्टफुली विथ हिज इन्वायरमेंट, विथ हिज इन्वायरमेंट, यानी जिसमें देखिए आपका एग्रीगेट ग्लोबल कैपेसिटी भी है, इंडिविजुअल भी है, पर्पसफुली भी है, और रैशनली भी है, और इफेक्टिवली भी है। ये चारों चीज़ जिस परिभाषा में है वह परिभाषा डी वेसलर के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से रॉबिन्सन भी इस परिभाषा से प्रभावित है। रॉबिन्सन ने इनकी परिभाषा को मान्यता दी। रॉबिन्सन एंड स्टोडार्ड ने इनकी परिभाषा को माना, चूँकि ये सभी विद्वान थे, अलग अलग दिए, लेकिन ये परिभाषा व्यापक था। तो आज जो है हम आपको इंटेलिजेंस का अर्थ, उसके बारे में सारी डिटेल बताए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धि के विभिन्न प्रकार के बारे में बताएंगे, और कौन सा बुद्धि के व्यक्ति कहाँ होते हैं, किस फील्ड में होते हैं, किस फील्ड में वो अपना अलग योगदान देते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उन साथियों को ज़रूर शेयर करें जो डिफरेंट तरह के टीचर से रिलेटेड, चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, बी टेट हो, यूपी टेट हो, या राजस्थान टेट हो, या झारखंड टेट हो, की तैयारी कर रहे हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।